मॉर्निंग। पिछले अध्याय में हम समानता के बारे में चर्चा कर चुके हैं। उसी अध्याय का हिस्सा हम आज यहाँ कंटिन्यू करते हैं। प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे वे पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि में संबंध रखते हो, वे सब समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई है। यह खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। जहां पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, अब अनेक कानून लोगों के सम्मान तथा उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है। यही बात हम देख चुके हैं। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया और वो समानता लागू करने के लिए या प्रस्तावित करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न कानून भी बनाए गए हैं। प्यारे बच्चों, समानता को लागू करने के लिए सरकार द्वारा या संविधान में क्या क्या प्रावधान है, उनमें से कुछ देखते हैं। दो प्रकार के यहाँ प्रावधान दिखाई देते हैं। पहली बात है, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। दूसरी बात है, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्मस्थान या स्त्री पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तीसरी बात है, हर व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर जाने का अधिकार है। जैसे मतलब खेल कूद के मैदान होते हैं, होटल होते हैं, दुकानें होती है, बाजार होते हैं, इस तरह के जहाँ सार्वजनिक जगह होती है, जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं, उनका समागम होता है, ऐसे स्थानों पर जाने का सभी लोगों को अधिकार है। सरकार का यह हर समय प्रयास रहता है कि लोगों में समानता प्रस्थापित हो, और वह समानता प्रस्तावित करने के लिए सरकार हर तरह के प्रयास करते रहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि समानता लागू करने के लिए सरकार किन किन कारकों का या प्रयत्न करते हैं। पहली बात करते हैं हम कानून के द्वारा, मतलब सरकार कानून बनाते हैं, और ऐसे कानून, भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। ये पहली बात हो गई। ये कानून के द्वारा समानता प्रस्तावित करने के लिए सरकार द्वारा उठाया गया है, ये एक पहला कदम है। दूसरा कदम है सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों द्वारा। जैसे सुविधाहीन समाज को मदद की आवश्यकता होती है, और इसीलिए सरकार विभिन्न समुदाय जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं लागू करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि सरकार किस प्रकार समाज में समानता प्रस्तावित करने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें कि समानता और सरकार, तो सरकार दो कदम उठाते। पहला है कानून बनाना, दूसरा है योजना बनाना। अभी कानून मतलब देखिए, इसमें आप देखिए इसमें कि कानून द्वारा समानता प्रस्तावित करना कि मुस्लिम समुदाय में मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभाव होता था, और इसीलिए ट्रिपल तलाक अधिनियम पास किया गया, और केवल तलाक 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 बोलने से तलाक अवैध हो जाएगा, इस तरह से कानून बनाए गए हैं। दूसरी बात है कि जो निम्न दर्जा के लोग होते हैं, जैसे एससी होते हैं, एसटी होते हैं, इनको जाति के आधार पर अगर भेदभाव होता है तो इनकी सुरक्षा के लिए, इनके आत्मसम्मान की सुरक्षा करने के लिए भारत सरकार द्वारा एट्रोसिटी एक्ट पास किया गया है। मतलब आप चाहे वो किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो,
इनको जातिगत आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, समाज में विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं, जिसमें विकलांग लोग भी होते हैं। जिस प्रकार से आम लोग होते हैं, जो साधारण लोग होते हैं, जो जिनको चलना फिरना आता है, जिनको चलना फिरना आता है और वो सभी प्रकार के अधिकारों के सुविधाओं का फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन विकलांग जो लोग होते हैं उनको ये सुविधा प्राप्त नहीं होती, और इसीलिए सरकार द्वारा विकलांगता अधिनियम पारित किया गया, जिसमें सभी सरकारी हो या सार्वजनिक जगहों पर विकलांग लोगों के लिए भी सुविधा मुहैया कराना ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। दूसरी बात करेंगे हम योजना द्वारा। सरकार योजना द्वारा समाज में समानता प्रस्तावित करने की कोशिश करते हैं, फिर वो आर्थिक समानता भी हो सकती है और सामाजिक समानता भी हो सकती है। जैसे देखिए कि जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए आवास की सुविधा देना शुरू कर दिया है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, जिससे जिनके पास घर नहीं है, पक्के घर नहीं है, जो झोपड़ी में रहते हैं या उनके पास घर ही नहीं है, उनके लिए ये प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई है, जिसको उनको घर बनाकर दिया जाता है। दूसरी बात करते हैं कि स्कूल की बात करते हैं। स्कूल में भी कुछ ऐसी सुविधाएं दी जाती है, जो गरीब लोग होते हैं, गरीब लोगों के बच्चे स्कूल में नहीं आते थे, और इसीलिए सरकार ने क्या किया कि सभी प्रकार के बच्चे स्कूल में मौजूद हो, उनकी उपस्थिति अच्छी रहे, और इसीलिए बच्चों को आकर्षित करने के लिए मध्याह्न भोजन योजना शुरू कर दिया। अभी इसका नतीजा क्या हो गया है कि जब बच्चे खाना मिलता है यह सोचकर स्कूल में आने लगे, और फिर उपस्थिति उनकी 100% रहने लगी। इसका फ़ायदा ये हो गया कि जो गरीब लोग थे, निम्न दर्जा के लोग थे, सामाजिक दूरी रखे हुए लोग थे, उनके बच्चे भी यहाँ पढ़ने के लिए आने लगे। और इस तरीके से समाज में योजना बनाई गई, सरकार द्वारा जो योजना बनाई गई, उसका फ़ायदा समाज में जो निम्न दर्जा के लोग होते थे उनको भी मिलने लगा। प्यारे बच्चों, हम यहाँ मध्याह्न भोजन योजना की बात करते हैं। अभी ये मध्याह्न भोजन योजना क्या है, जिसको मिड डे मील स्कीम भी कहा जाता है। यह इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में आरंभ की गई थी। 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए। इस कार्यक्रम के काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए। अगर हम बात करेंगे तो इसके परिणाम क्या क्या हुए, देखिए। पहला परिणाम है यहाँ जो गरीब बच्चे थे, जो स्कूल में नहीं आ पाते थे, गरीबी के कारण उनकी संख्या बढ़ने लगी। ये पहला फ़ायदा हो गया, क्योंकि यह बच्चे अपने माँ बाप को काम में मदद करने के लिए खेत या जंगल में चले जाते थे। दूसरी बात है, वह नियमित रूप से स्कूल आने लगे, तो उससे उनकी उपस्थिति बढ़ने लगी, उनको स्कूल में पढ़ाया गया समझने लगा, उनकी उपस्थिति में सुधार हो गया क्योंकि वो रेगुलरली आने लगे। इतना ही नहीं, चौथी बात है, जो जातिगत पूर्वाग्रह होते थे समाज में, वो कम करने में भी सहायता मिलने लगी, क्योंकि इनके लिए जो खाना बनाने वाले लोग होते थे वो भी समाज के निम्न दर्जा के लोग होते थे, और उनके द्वारा बनाया गया खाना सभी प्रकार के लोग यहाँ खाते थे, जिससे जातिगत पूर्वाग्रह जो थे वो कम करने में या उसको सैल करने में सहायता मिली है। पांचवी बात है, निर्धन जो विद्यार्थी होते थे अपनी भूख मिटाने के लिए यहाँ आते थे, उनकी जो भूख होती थी वो यहाँ मिट जाती थी। मतलब इन निर्धन विद्यार्थियों का जो दबाव
परिवार पर होता था वो अभी यहाँ से निकल गया है। प्यारे बच्चों, शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, क्योंकि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों को स्कूलों में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहां हम अमीरों के बच्चे जाते हैं उन स्कूलों से बहुत अलग है जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। आज भी देश में कई स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। इन बच्चों को ऐसी असमान स्थिति में ढकेला जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती। ऐसा इसीलिए है क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। प्यारे बच्चों, आपको ताज्जुब हुआ होगा कि भारतीय लोकतंत्र है, फिर भी यहाँ असमानता का अस्तित्व है। समानता के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। संसार के अधिकांश लोकतंत्रीय देशों में यही समस्या है। समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहा है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं, जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। और यह आंदोलन 1950 के दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार देने के लिए संघर्ष किया गया था, और इसी आंदोलन की बात हम आगे करते हैं। समान अधिकार के लिए 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए जो आंदोलन हुआ था, उसमें अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए हम बात करते हैं भी यहाँ कि एक जो नागरिक अधिकार आंदोलन है यह कैसे शुरू हुआ है। बात है 1 दिसंबर 1955 की, जब रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला है जो एक दिन काम करके शाम को थक जाने के बाद वो बस से जाती है और बस में अपनी सीट लेती है। जब एक गोरा आदमी बस में चढ़ता है और उसको वहाँ से उठने के लिए कहता है, तो रोजा पार्क्स वहाँ से हटने से मना कर देती है और उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, क्योंकि गोरे लोग काले लोगों को निम्न दर्जा के लोग मानते थे। और जब इस प्रकार का जो संघर्ष हो गया है समान नागरिक अधिकार के लिए, वो नागरिक अधिकार आंदोलन कहा जाता है। और यह आंदोलन का परिणाम यह हो गया है कि 1964 को नागरिक अधिकार अधिनियम बनाया गया, जिसमें कहा गया है कि नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के अधिकार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया। मतलब नस्ल, धर्म, राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, इस तरह से स्पष्ट किया गया है इस कानून में। प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेद है, तो उनमें से एक अनुच्छेद है 15। अनुच्छेद 15 के अंश में बताया गया है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया जाता है। अब इसमें क्या कहा गया है, देखिए, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। दूसरी बात है, कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी आधार पर, जैसे दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश या पूर्णतः या भागता राज्य निधि से पोषित, मतलब कि राज्य सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान से चलने वाले ऐसे
उद्योग हो या कोई जगह हो, जैसे साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुएं होते हैं, तालाब होते हैं, स्नान घाट होते हैं, सड़क होती है, सार्वजनिक समागम के स्थान होते हैं, इन यहाँ आने पर निर्बंध नहीं लगाया जा सकता। प्यारे बच्चों, अध्याय के सारांश में हम कहेंगे कि लोकतंत्र की चुनौती क्या हो सकती है। इसमें हम कह सकते हैं कि किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्रीय नहीं कहा जा सकता। हमेशा से ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इसके केंद्र में वह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। और इस तरीके से भारत में समानता के लिए, समानता प्रस्तावित करने के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, किस तरह से परिस्थिति है, भारतीय संविधान में समानता के बारे में क्या कहा है, इसके बारे में हम बात कर लिए हैं। अभी हम देखते हैं कि इसी अध्याय का अंतिम हिस्सा जो स्वाध्याय है, चलिए थोड़ा याद करते हैं। भारत एक रिक्त स्थान देश है। दूसरा, समानता रिक्त स्थान की मुख्य विशेषता है। यह इसी प्रकार के प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करें और इस प्रश्नों के उत्तर नेक्स्ट स्लाइड पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तब तक आप सोचते रहिए। ये रहे आपके जवाब। इस तरीके से अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़े हैं, अच्छी तरीके से सुने हैं, तो ये आंसर, ये जवाब आपको अपने आप आ जाएंगे और इस तरीके से अपने एग्ज़ाम की तैयारी हो जाएगी।